हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार आप सभी को। मैं विवेक पांडे आपके लिए लेकर के आया हूँ आज सी टेट 2019 का पेपर फर्स्ट का इंग्लिश पार्ट। दोस्तों, कई सारे स्टूडेंट्स हमारे कह रहे थे सर सी टेट का, यूपी टेट का, सुपर टेट के कुछ इंग्लिश के पेपर का अच्छे से डिस्कशन करा दीजिए जिससे हम लोगों को फ़ायदा हो जाए। दोस्तों, वो आपका इंतजार हुआ ख़त्म और मैं आपके लिए लाया हूँ एक बेहतरीन डिस्कशन के साथ में एक इंग्लिश का पेपर जिसमें आपको फुल पेपर का डिस्कशन मैं कराऊंगा। दोस्तों, जानते हो सी टेट के बारे में, और सी टेट की जो इंग्लिश होती है इसमें 15 क्वेश्चंस आपके अनसीन पैसेज कह सकते हैं, जिसमें एक प्रोज होता है, एक पोएट्री होता है, उससे रिलेटेड आते हैं। साथ साथ में कुछ ग्रामर के भी इजी क्वेश्चंस आते हैं, बहुत टफ नहीं होते, जिसको आसानी से कर सकते हैं। अगर मेरा डिस्कशन भी आप ध्यान से देखोगे तब भी बहुत अच्छे से कर ले जाओगे। इसके साथ में 15 क्वेश्चंस का राउंड आता है पेडागोजिकल इश्यूज़, जो कि आपको करना होता है। आप खुद अपने आप को टीचर समझें और ये समझें कि मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ तो इनको कैसे समझाया जाए तो ये बच्चे अच्छा कर पाएंगे। ठीक है ना। कोई डिजेबल कैंडिडेट है तो उसको कैसे समझाओगे, कोई ध्यान नहीं देता है बच्चा तो उसको कैसे समझाओगे, असेसमेंट क्यों कराया जाता है, क्रिएटिव नॉलेज क्या होता है, ये सब प्रैक्टिकल थॉट रखने के बाद में अगर आप पेडागोजिकल इश्यूज़ करते हैं किसी भी सब्जेक्ट का, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, साइंस हो, मैथ्स हो, ठीक है ना, किसी भी सब्जेक्ट का हो, आप बहुत अच्छा कर ले जाएंगे। दोस्तों, अगर इंग्लिश में भी स्कोर कर ले जाते हैं आप अच्छा, जैसे कि हिंदी में करते हैं 30 में 30 करके आते हैं, सिमिलरली इंग्लिश में भी 30 में आप 30 कर सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको ध्यान से डिस्कशन सुनना होगा और साथ में कुछ क्वेश्चंस लगाने होंगे। अगर क्वेश्चन में कुछ डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है। मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ। अगर आप ध्यान से डिस्कशन देखते हैं दोस्तों तो करीब 4 से 5 सेट्स का डिस्कशन आपने अच्छे से कर लिया बहुत अच्छा हो जाएगा आपका पेपर। इंग्लिश में भी फुल स्कोर कर देंगे आप। ठीक है। ध्यान से सुनते जाइएगा और मतलब कि चीज़ आप नोट भी कर लीजिएगा, नोट करते जाइएगा। ठीक है। ऑल राइट, लेट अस बिगिन। लेकिन दोस्तों, ध्यान रहे मैं आपके लिए इतना सब कर रहा हूँ और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ला रहा हूँ, तो मेरा चैनल सबसे पहले आप सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन बटन ज़रूर दबा दें, जिससे मैं जब आपको नेक्स्ट पेपर अपलोड करूँ आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आप वीडियो देख सकें। ठीक है। ऑल राइट, लेट अस बिगिन। दोस्तों, सबसे पहले इसमें आ जाता है पैसेज। ये पैसेज जो आते हैं अनसीन पैसेज या रीडिंग कॉम्प्रहेंशन कह सकते हो, ये जो आते हैं ये इसका नाम ही अनसीन होता है। ठीक है। अनसीन में क्या होता है, ये आपका कोई राजा रानी की कहानियाँ नहीं होंगी। ये थोड़ा सा आपको चेक करना रहता है कि आपकी एबिलिटी कितनी है लैंग्वेज को समझने की, और जो भी आप हैं जानते हैं उसी से रिलेटेड होता है पैराग्राफ। तो चलिए हम एक बार पढ़ के आपको बता देते हैं। ये पैसेज करने के लिए सबसे पहले ध्यान में रखिए कि ये पैसेज दिया क्या है। शुरुआत में, बीच के, लास्ट के कुछ लाइंस को देखते हैं, अनुमान लगाते हैं कि किस क्षेत्र का है, इकोनॉमी का है, साइंस का है, किसका है। ठीक है ना। अनुमान लगाते हैं। उसके बाद में हम क्वेश्चंस देख लेंगे। कि हमारा क्वेश्चन किस किस क्षेत्र पर पूछा गया है। 2-3 क्वेश्चन इससे पैराग्राफ से रिलेटेड होते हैं, बाकी इसमें फिगर ऑफ स्पीच भी आ जाता है, सिनोनिम सेंटोनिम भी आ जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि दोस्तों जितना जल्दी कोई पैराग्राफ को पढ़ के समझ जाता है उतना बढ़िया से आंसर दे ले जाता है। इन केस अगर किसी वर्ड की मीनिंग नहीं आती है तो आप ऊपर नीचे देख करके अनुमान लगा के भी मीनिंग निकालना सीखिए। ठीक है ना। और ये केवल डिस्कशन से ही आएगा। ठीक है ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच और ग्रामर पढ़ने से बस केवल बेसिक क्लियर होता है। अच्छा स्कोर तभी आता है जब आप पेपर लगाते हैं। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों और बताइएगा मुझे अपने कमेंट बॉक्स में क्या क्या है, कैसा लगा आपको पेपर मेरा डिस्कशन कराया हुआ, और कौन सा पेपर मैं कराऊँ, ये सारी बातें। ऑलराइट, ये पैसेज दिया गया है। देखते हैं, चलिए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। लिखा है, कैंगरी कैचोक द कैलाश पुराण ऑफ द टाइबेटियंस डिस्क्राइब्स द sacred elephant mouthed river of Lanchan Kambab as a long and extensive river that rises from the lake unconquerable। दोस्तों, ये अनकॉन्करेबल क्या होता है? कॉन्करेबल मतलब होता है जिसको जीता जा सके, अनकॉन्करेबल होता है जिसको ना जीता जा सके। ठीक है ना। तो कांगरी काचोक बताया गया है जो कैलाश पुराण ऑफ द टाइबेटन, ये जो है किसी प्लेस का नाम बताया गया जो कि डिस्क्राइब्स करता है, यानी व्यक्त करता है द सैक्रेड एलिफेंट माउथ रिवर। सैक्रेड मतलब होता है पवित्र, एलिफेंट माउथ रिवर की तरह है। और लैंचन खंभाब भी इसका नाम दिया गया है। आज अ लॉन्ग एंड एक्सटेंसिव रिवर, जो कि बहुत इसको लॉन्ग और एक्सटेंसिव रिवर बताया गया है, दैट राइजेज फ्रॉम द लेक अनकंकरेबल द सो मैफन और मानसरोवर दैट फ्लोज फ्रॉम द माउंटेन्स रीजन्स ऑफ द टाइबेट। तो ये एक रिवर के बारे में बताया गया है जो कि कहाँ से निकला है। एक्सटेंसिव रिवर जो है दैट राइजेज फ्रॉम द लेक अनकंकरेबल, कोई अनकंकरेबल लेक है जहाँ से निकला है।
द शो नेपान और मानसरोवर दैट फ्लोज, जो कि कहाँ से ये फ्लो होती है, फ्रॉम द माउंटेन्स रीजन्स ऑफ द टाइबेट, टाइबेट के माउंटेन रीजन से ये निकल करके आती है। अकॉर्डिंग टू दिस हॉली बुक, दिस कोल्ड रिवर विद इट्स सैंड्स ऑफ गोल्ड सर्कल्स द हॉली मानसरोवर 7 times बिफोर टेकिंग इट्स कोर्स टू द वेस्ट। सो इसमें क्या है, जो मानसरोवर दैट फ्लोज, ये सो माफैन भी इसका नाम है, या फिर मानसरोवर कहें, जो कि फ्लो होते हैं कहाँ से, फ्रॉम द माउंटेन्स रीजन, माउंटेन रीजन से ऑफ टाइबेट, टाइबेट के माउंटेन रीजन से फ्लो होता है। अकॉर्डिंग टू दिस हॉली बुक, इस हॉली बुक की यानी पवित्र पुस्तक के अनुसार, दिस कोल्ड रिवर विद इट्स सैंड्स ऑफ गोल्ड सर्कल्स द हॉली मानसरोवर 7 times बिफोर टेकिंग इट्स कोर्स टू द वेस्ट। ठीक है ना, वेस्ट की तरफ यानी पश्चिम की तरफ जब जाती है तो ये अपने किसके साथ में, कोल्ड रिवर जो है, ये जो कोल्ड रिवर है अपनी गोल्ड ऑफ सैंड्स लिखा है, यानी गोल्ड की जो सैंड्स हैं, सर्कल्स हैं, ठीक है ना, ये हॉली मानसरोवर के साथ में 7 बार 7 times बिफोर टेकिंग इट्स कोर्स टू द वेस्ट, वेस्ट की तरफ होने से पहले 7 बार ये अपना क्या करती है, 7 times करीब है, 7 times सर्कल बनाती हैं, सर्कल द हॉली मानसरोवर 7 times बिफोर टेकिंग इट्स कोर्स टू द वेस्ट। अभी जल्दी से मैं पढ़ रहा हूँ और आगे चल करके इसका मैं डिस्कशन करूँगा फिर से, और क्वेश्चंस आएंगे तो बहुत तेज़ी से हमें बढ़ना होगा। तो चलिए देखते हैं, बस देखते जाइए। द लैंचन कम्बाब flows down from the red colored mountains of the Kanglung Kangri glacier in the Trans-Himalayan region of Tibet, channeling its way to the earth forest of Thawling and Saprang of the Guji Kingdom। तो इसके बारे में बताया गया है कि लैंकन खम्बाब जो है कहाँ से फ्लो होता है, फ्लो डाउन फ्रॉम द रेड कलर माउंटेन्स ऑफ द कैंगलुंग कांगरी ग्लेशियर से, यहाँ से क्या होता है, यहाँ से फ्लो होता है इन द ट्रांस हिमालयन रीजन ऑफ द टाइबेट, और ट्रांस हिमालयन रीजन टाइबेट के में जाकर के गिरता है, चैनलिंग इट्स वे थ्रू द अर्थ फॉरेस्ट ऑफ थॉलिंग एंड सेप्टेंग ऑफ द गुजी किंगडम। और ये क्या करता है, चैनल बनाते जाता है, अपना रास्ता बनाते हुए जाता है अर्थ फॉरेस्ट, थॉलिंग एंड सप्रंग के अर्थ फॉरेस्ट, जो कि गुजी किंगडम का क्षेत्र है। These earth forests are full of pillars formed by rocks and collectively appear like a forest from afar। देखो ये बहुत बेहतरीन पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। दीज अर्थ, जो अर्थ फॉरेस्ट है, और फुल ऑफ पिलर्स, किससे फुल है, ठीक है ना, भरा हुआ है, पिलर से भरा हुआ है, जो कि पिलर्स किससे बन गए हैं, फॉर्म्ड ऑफ रॉक्स, रॉक से बने हुए हैं, एंड कलेक्टिवली अपीयर लाइक ए फॉरेस्ट फ्रॉम अफार, और दूर से ऐसा लगता है कि बहुत सारे क्या रॉक्स भरे हुए हैं। An out of the world landscape that was formed by geological movements of the earth and erosion by wind and water। ठीक है, सो दोस्तों सबसे पहले इस आउट ऑफ द वर्ल्ड को आपको अंडरलाइन कर लेना चाहिए। आउट ऑफ द वर्ल्ड जो पोर्शन है, ये आउट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है ना, आउट ऑफ द वर्ल्ड ये बहुत होता है, इसका मतलब एक फ्रेज की तरह है, जिसका मतलब होता है अमेजिंग, शानदार। इसका मतलब होता है आउट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब होता है अमेजिंग, शानदार, समझते जाइएगा, अमेजिंग, ठीक है ना, मतलब शानदार लिख दीजिएगा। एंड आउट ऑफ द वर्ल्ड लैंडस्केप दैट वाज फॉर्म बाय जियोलॉजिकल मूवमेंट ऑफ द अर्थ, ठीक है ना, अर्थ के जियोलॉजिकल मूवमेंट के कारण ये क्या होता है, बहुत ही शानदार लगता है, और ये इसकी खूबियाँ बताई गई हैं इस पैराग्राफ में। एंड इरोजन बाय विंड एंड वाटर, और इरोजन मतलब होता है क्या, कटाव, इरोजन मतलब होता है कटाव या बहाव, या फिर जो होता है, ठीक है ना, ये होता है, तो इससे बहाव या कटाव होता है। इरोजन मतलब ये धीरे धीरे कटता जाता है, बाय विंड एंड वाटर। द क्रिंगलंग रूइंस मतलब बर्बाद कर देता है, ठीक है ना, खत्म कर देता है। आल्सो लाइज ऑन द नॉर्थन बैंक ऑफ द सतलज रिवर इन दिस वैली विच वाज वंस नोन एज द गरुड़ा वैली। जो इसको एक बार जो ये होता है, जो क्या है, खिंगलंग जो है इसको बर्बाद करता है, और ये आल्सो लाइज ऑन द नॉर्थन बैंक ऑफ द सतलज रिवर, सतलज रिवर के नॉर्थन बैंक पर, बैंक मतलब किनारा भी होता है दोस्तों, सतलज रिवर इन दिस वैली विच वाज वंस नोन एज द गरुड़ा वैली, इसको गरुड़ा वैली भी कहा जाता था। ठीक है, सो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखिए आगे क्या लिखा है। दिस माइटी रिवर देन फ्लोज नॉर्थ वेस्ट फॉर अबाउट 260 किलोमीटर बिफोर एंटरिंग हिमाचल प्रदेश थ्रू शिपकीला, कटिंग अक्रॉस द फॉर्मिडेबल हिमालयन रेंजेज ऑफ जांस्कर, द ग्रेटर हिमालय एंड द धौलाधर। तो यहाँ पर बताया गया माइटी रिवर यानी बहुत शक्तिशाली जो रिवर है, फ्लो बहती है नॉर्थ वेस्ट, ठीक है ना, उत्तर पश्चिमी की ओर बहती है, लगभग कितने किलोमीटर, 260 किलोमीटर बताया गया है, हिमाचल प्रदेश में शिपकीला
के जरिए प्रवेश करने से पहले। और किसको काटती है? कटिंग क्रॉस द फॉर्मिडेबल हिमालयन रेंजेस ऑफ जंस्कर, द ग्रेटर हिमालय एंड धौलाधर, इनको काटते हुए उसमें प्रवेश करती है। सब्सिक्वेंटली, इसके बाद में यानी साथ साथ में, द वाटर्स मेंडर थ्रू द जिगैंटिक, जिगैंटिक मीन्स लिख देना दोस्तों ह्यूज या कोलोसल, बहुत विशालकाय होता है। जिगैंटिक ये बहुत अच्छा वर्ड है, मे भी इसकी मीनिंग पूछ जाए, मतलब होता है इसका मतलब विशाल, बहुत बड़ा, विशाल लिख दीजिएगा जो भी है, ठीक है ना। सो इसका मतलब हो जाएगा विशाल, बहुत बड़ा, जिगैंटिक। किन्नौर, कैलाश जरकानंदन रेंज एट रेकोंग पियो क्रिएटिंग द टेरिफाइंग, टेरिफाइंग मतलब डरावना, सतलज जॉर्ज। देन इट्स स्ट्रीम्स, स्ट्रीम मतलब निकलती, इसकी धारा निकलती इनटू शिमला, कुल्लू, मंडी एंड बिलासपुर एंड इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिच कल्टिवेशन ऑफ क्रैप्स, ठीक है ना। तो ये कहाँ कहाँ ये बताया गया, इसकी धाराएं कहाँ कहाँ निकलती हैं? शिमला, कुल्लू, मंडी एंड बिलासपुर। एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर, रिस्पॉन्सिबल फॉर मतलब इसकी जिम्मेदार बनती है, यानी इसके कारण बनती है। द रिच कल्टिवेटर, रिच मतलब बहुत अच्छा, कल्टीवेशन मतलब खेती बाड़ी के लिए, ऑफ क्रैप्स, क्रेप्स अंगूर की खेती, एप्पल्स की खेती एंड एप्रिकॉट्स, ठीक है ना। एप्रिकॉट्स हो गया, अखरोट टाइप का होता है। ऑल अलॉन्ग इट्स बैंक्स, बैंक्स मतलब यहाँ पर किनारा, ठीक है ना। अपने किनारों पर ये इन सारी की खेती के लिए बहुत ही उपयोगी मानी गई है। आफ्टर इट्स कन्फ्लुएंस विद द रिवर स्पीति एंड कैब, इट इज़ नोन एज सतलज। इसके कन्फ्लुएंस के कारण विद द रिवर स्पीति, स्पीति रिवर कैब के पास में जो स्पीति रिवर है, इसके कारण से इसको सतलज नदी भी माना जाता है, सतलज नाम भी दिया गया है, सतलज यानी सतलज के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ 1448 किलोमीटर इन लेंथ, इसकी डिस्टेंस बताई गई, लेंथ कितनी? 1448 किलोमीटर, मेकिंग इट द लॉन्गेस्ट अमंग द 5 रिवर्स ऑफ पंजाब। क्या बताया गया है? मेकिंग इट द लॉन्गेस्ट, सबसे बड़ा बनाते हैं अमंग द 5 रिवर्स ऑफ पंजाब, पंजाब की 5 नदियों में से सबसे बड़ी नदी ये भी बना रही है अपने आप में। एक्सटेंसिवली यूज फॉर इरिगेशन, और व्यापक तौर पर, एक्सटेंसिवली मतलब व्यापक तौर पर, यूज फॉर यूज की जाती है, इरिगेशन कृषि के लिए। इट इज़ टोपोग्राफिकली डिवाइडेड इनटू द अपर सतलज बेसिन एंड लोअर सतलज बेसिन। इसे टॉपिकल मतलब इसका ध्रुवीकरण करते हुए, इसको भौगोलिक क्षेत्र को देखते हुए इसको 2 भागों में बांटा गया है, एक अपर सतलज बेसिन और लोअर सतलज बेसिन। इट लीव्स द हिमाचल बाउंड्री टू एंटर द प्लेन्स ऑफ द पंजाब एट द भाखड़ा डैम and the second highest gravity dam and a major point of water supply and electricity generation for the north of India। सो दोस्तों ये है इट लीव्स, और ये छोड़ता है द हिमाचल बाउंड्री टू एंटर द प्लेन्स ऑफ द पंजाब। पंजाब के क्या होता है? प्लेन्स में, यानी समतल भागों क्या कहते हैं उसको? प्लेन्स, पठारी तलहटी भागों में प्रवेश करते हैं। एट द भाखड़ा डैम, भाखड़ा डैम में भी प्रवेश करते हैं। द सेकेंड हाईएस्ट ग्रेविटी डैम, जो कि इसको सेकेंड हाईएस्ट ग्रेविटी डैम बताया गया है। एंड अ मेजर पॉइंट ऑफ वाटर सप्लाई, और वाटर सप्लाई का मेजर पॉइंट भी बताया गया है। एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन ऑफ द नॉर्थ ऑफ इंडिया, भारत के उत्तरी भागों में से बिजली बनाई जाती है। सो दोस्तों यहाँ पर कांगड़ी करचौक से स्टार्ट हुआ था, कैलाश पुराना और ये सब सारी बातें कैसे कैसे कहाँ निकला है, सारी चीज़ें हैं। तो ये हमने तो आपको समझाने के लिए बहुत आसानी से पढ़ा है। आप शुरू करना क्या, 2 लाइन ऊपर की पढ़ना, 2 बीच की, 2 लास्ट की, अनुमान लगा लेना। उसके बाद में क्वेश्चन देख करके क्या करते हैं दोस्तों, डिस्कशन में जितना टाइम शुरू में देंगे आपका पेपर उतना जल्दी हो जाएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, व्हाट मेक्स द अर्थ फॉरेस्ट ऑफ द थॉलिंग एंड सप्रंग लुक अमेजिंग, ठीक है ना। तो अर्थ जो है थॉलिंग और सप्रंग का जो अर्थ फॉरेस्ट है, इसको क्या लुक अमेजिंग यानी क्या शानदार दिखता है, क्या बनाता है, या कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके कारण ये बहुत शानदार दिखता है? लुक अमेजिंग है ना, तो अमेजिंग मतलब शानदार। तो हमने यहाँ आपको बिगनिंग में बताया था, आप देखिए कि यहाँ पर क्या बनाता है कि जैसे यहाँ पर बताया गया थॉलिंग एंड सप्रंग ऑफ द, ये था अर्थ फॉरेस्ट आर एंड पिलर्स, ये आर द अर्थ फॉरेस्ट आर, ये सब फुल ऑफ पिलर्स, ये सब बताया था ना। तो ये आपका इसमें क्या होता था, इसकी तारीफ़ की जा रही है इसमें, ठीक है ना, इसकी इसमें तारीफ़ की जा रही है। व्हाट मेक्स द अर्थ फॉरेस्ट के बारे में वहाँ पर बताया गया है। तो इसका आंसर कौन सा होना चाहिए दोस्तों? पहला आंसर है द रूइंस ऑन द बैंक्स ऑफ द सतलज, सतलज के आसपास में जो रूइंस है यानी जो बर्बादी है इसके किनारों पर,
वो इसको अमेजिंग बनाता है। अब देखो दोस्तों, अमेजिंग शानदार यहाँ पर बनाता है, ये रूइंस मतलब बर्बाद कर, निगेटिव आ गया, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। इसको कहते हैं एलिमिनेशन टेक्निक। जिस सेंस में बात हो रही है, क्वेश्चन किया जा रहा है, उसी सेंस में उसका आंसर भी होता है। तो ये फर्स्ट वाला तो हो ही नहीं सकता, और पैराग्राफ में कोई दिया भी नहीं है। तो पैराग्राफ में जो कुछ 100% ट्रू दिया रहता है उसी को हम टिक करते हैं, अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते। दूसरा क्वेश्चन है अबंडेंस ऑफ फ्लोरा एंड फौना। अबंडेंस होता है प्रचुर मात्रा में होना, फ्लोरा एंड फौना मतलब पेड़ पौधे, जो जलीय पेड़ पौधे हैं, ये बहुत पर्याप्त मात्रा में होना हो ही नहीं सकता। और अगला है कूल ब्रीज दैट मेक्स पीपल फील ड्राउसी। कूल ब्रीज दैट मेक पीपल ड्राउसी। सो इसमें कूल ब्रीज दैट जो बहुत ठंडी ठंडी हवा जो कि लोगों को ड्राउसी मतलब नींद में आना, नींदा बनाता है। तो इसमें क्या हो सकता है, ये ड्राउसी मतलब अलग से कहीं लिख देना, उनींदा बोलते हैं इसको, उनींदा, ठीक है ना, उनींदा लिख सकते हो, इसको नींद आ जाना। अबंडेंस मतलब लिख सकते हो प्लेंटी, प्लेंटी या पर्याप्त मात्रा में, ठीक है दोस्तों। तो अब अबंडेंस मतलब लिख दीजिएगा पर्याप्त मात्रा में, फ्लोरा फौना चलिए पेड़ पौधे लिख देना, और ड्राउसी मतलब उनींदा लिख देना। तो ये भी कहीं ऐसा है नहीं, लोगों को नहीं बताया गया है, यहाँ लोगों की कहीं बात ही नहीं होगी कि लोग ऐसा है। फील्ड ड्राउसी ये भी नहीं हो सकता। अब थर्ड आपको बचा है पिलर्स फॉर्म बाई रॉक रिजम्बलिंग ए फॉरेस्ट, जो कि क्या करते हैं, जो पिलर्स फॉर्म बने हैं बाई रॉक, रॉक से बने, रिजम्बलिंग मतलब समान दिखते हैं, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के समान दिखते हैं, बिल्कुल। सो ये आपका आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। अगर आप पैराग्राफ अच्छे समझ गए हैं तो फटाफट करते जाएंगे एक ही बार में पढ़ के, तो ये आपका ऑप्शन नंबर आएगा 91 का 4 इज़ द करेक्ट आंसर। दोस्तों जो भी मैं अगला क्वेश्चन बताऊंगा उसका आंसर अपने आप देख करके बताइएगा कि इसका कौन सा सही हो सकता है, ठीक है। चाहे तो आप रोक करके वीडियो फिर से एक बार पैराग्राफ को देख लें, और अगला क्वेश्चन आप बताने से पहले मेरे आंसर बताइएगा, तो मज़ा आएगा आपका, साथ साथ में प्रैक्टिस होती चली गई। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 में है कि आपका लंचन खंबाब इज़ ए बून फॉर द नॉर्थ ऑफ इंडिया। लंचन खंबाब इज़ ए बून, बून मतलब वरदान है, बून मतलब वरदान, फॉर द नॉर्थ ऑफ इंडिया, बिकॉज नॉर्थ ऑफ इंडिया के लिए वरदान है। क्यों? क्योंकि इट इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई एंड पावर जनरेशन, इट ब्रिंग्स अलॉन्ग विद इट माउंटेन सॉइल एंड मिनरल्स, द प्रॉस्पेरिटी मतलब समृद्धि लिख देना, ऑफ द होल ऑफ इंडिया डिपेंड्स ऑन इट, पूरे इंडिया इस पर डिपेंड है, नहीं ऐसा कुछ नहीं, इस पर तो बताया नहीं गया है। इट अबाउंड्स इन इक्वेटिक एनिमल्स, इक्वेटिक एनिमल्स से भरा हुआ, तो इक्वेटिक एनिमल्स की कहीं बात नहीं हुई है, तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता है, इक्वेटिक एनिमल्स की नहीं बात हुई तो ये भी नहीं होगा। और आपका द प्रॉस्पेरिटी ऑफ होल ऑफ डिफेंस इंडिया नहीं, ये भी नहीं बताया गया है। और इट इज़ ए मेजर सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई एंड पावर जनरेशन, मेजर सोर्स के बारे में तो कहीं बताया नहीं गया है। इट ब्रिंग्स अलॉन्ग विद इट माउंटेन सॉइल एंड मिनरल्स, अपने साथ में सॉइल और मिनरल्स को भी लेकर के आता है, तो सॉइल और मिनरल्स की तो कहीं ज़्यादा बात हुई नहीं है। आई थिंक आपने यही, इट इज़ मेजर सोर्स ऑफ वाटर एंड सप्लाई एंड पावर जनरेशन, ये आपका करेक्ट आंसर मिला है, तो आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट, ये आप सीधे पढ़ चुके हैं, सो फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। 92 का हो जाएगा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। कांगरी खरचोक इज़ अ होली बुक ऑफ द टाइबेटन्स। जो कांगरी खरचोक है या क्या टाइबेटन्स का यानी तिब्बत के लोगों की एक पवित्र पुस्तक है। और बी है लंचन खंबाब इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिच कल्टिवेशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रूट्स इन द हिमाचल प्रदेश। ये दो बातें कहीं पैराग्राफ में आई हैं, अगर आई हैं तो आप बताएं कौन सा हो सकता है। देखिए ए इज ट्रू बी इज फॉल्स, क्या ए ट्रू है कि बी फॉल्स है, कि बी इज ट्रू ए इज फॉल्स, कि बोथ ए एंड बी आर ट्रू, बोथ ए एंड बी आर फॉल्स। सो इसमें आपने पढ़ा है दोस्तों कि कांगरी करचोक इज़ अ हॉली बुक आया था, ये सही है, टाइबेटियंस का ये भी सही है। और लंचन खंबाब इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिच कल्टिवेशन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ फ्रूट्स इन द हिमाचल फ्रूट्स, तो आपने पढ़ा है, तो इसका मतलब दोनों सही है। सो हमें ऑप्शन लगाना होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा, बोथ आपका ए एंड बी आर ट्रू, ठीक है ना, बोथ ए एंड बी दोनों ट्रू हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 94 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मोस्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मोस्ट सिमिलर इन द मीनिंग टू द वर्ड जिगेंटिक एज यूज्ड इन द पैसेज। पैराग्राफ 4 में जिगेंटिक वर्ड आया था, आपको इसका मतलब बताया था कि जो कि बहुत होता है, क्या बताया था, विशालकाय होता है, बहुत बड़ा होता है। तो आपको बताना है दोस्तों इसमें सिमिलर वर्ड क्या है, सिमिलर होता है जो मीनिंग में लगभग समान हो,
ठीक है ना। और अगर कभी हाँ जो मीनिंग में लगभग समान हो, मिलते जुलते हों, वो आपके सिनोनिम्स या समानार्थी शब्द बोलते हैं। जो अर्थ में समान हो उनको टिक किया जाता है। बाकी इंग्लिश में या हिंदी में जितने वर्ड्स बने हैं अलग अलग जगहों पर यूज करने के लिए बने हैं, लेकिन यहाँ पर मीनिंग से जो मैच करता हो, एक समान मीनिंग देता उसको समानार्थी शब्द या सिनोनिम्स इंग्लिश में बोलते हैं, और जो अपोजिट मीनिंग देता है उसको विलोम शब्द या एंटोनिम्स बोलते हैं। सो दोस्तों बताओ जिगेंटिक का मतलब यानी बड़ा, ह्यूज का यहाँ पर क्या हो जाएगा। सो 94 का यहाँ पर क्या कर दिया जाए, ह्यूज तो है ही है, इसमें ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। लेकिन टेरिफाइंग मतलब होता है भयावह, टेरिफाइंग मतलब होता है डरावना, इसका मतलब हो जाता है डरावना। क्या हो जाता है दोस्तों, डरावना हो जाता है। हाई, ऊंचा, फॉर्मिडेबल मतलब भी डरावना टाइप का छोटा डर होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 94 का आंसर। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 95, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज द मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड सैक्रेड एज यूज्ड इन द पैसेज पैराग्राफ 1। तो पैराग्राफ 1 में सैक्रेड बताया था, जिसका मतलब होता है पवित्र। आप देखे थे पवित्र होता है जो बहुत ही शुद्ध हो, हॉली हो, वो हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका पवित्र का अपोजिट सोच लिया करो, क्या होगा, अपवित्र हो जाएगा, दूषित हो जाएगा। तो अपवित्र या दूषित से मिलता जुलता ऑप्शन कौन सा है उसको आप कर देंगे टिक, और आपका आंसर हो जाएगा सही। तो बताओ दोस्तों कौन सा हो जाएगा, प्योर हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, कि नोबल नया हो जाएगा, कि अनहोली हो जाएगी, कि मोरल मोल नैतिक हो जाता है। तो नोबल नया हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि सैक्रेड मतलब होता है हॉली, हॉली मतलब होता है पवित्र, तो इसका अपोजिट हो जाएगा अनहॉली। ठीक है ना। प्योर यहाँ पर नहीं करेंगे क्योंकि गंदा का प्योर कर देंगे, शुद्ध हो जाता है। ठीक है, टाइडी जो गंदा होता है डर्टी का प्योर कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर सैक्रेड एक पवित्र होता है, तो पवित्र का अनहोली कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 96। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 96 में है, विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स एन एरर। एरर मतलब होता है त्रुटि, गलती। तो दोस्तों एक सेंटेंस दिया रहता है, सेंटेंस 4 भागों में बटा है, और इसमें आपको बताना है ग्रामर के अनुसार गलती क्या है। ठीक है, इसमें नाउन की भी गलती हो सकती है, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, टेंस, किसी की भी गलती हो सकती है, एरर हो सकती है। और ये बहुत आसान होता है अगर थोड़ा सा बेसिक ग्रामर आप पढ़े हैं तो। लिखा है, आई एम नॉट इन बेस्ट पोजिशन टू एडवाइज यू इन दिस मैनर। कौन से पार्ट में, ABC पार्ट में बांट दिया गया। तो पूरे सेंटेंस को एक बार पढ़ लिया करें और ये पता किया करें कि इसमें क्या हो जाएगा। तो दोस्तों आपको बता दूं, आई एम नॉट इन बेस्ट पोजीशन। आई एम नॉट इन बेस्ट, कौन सी पोजीशन, बेस्ट पोजीशन, यानी पोजीशन कई हैं, उसमें से बता रहा है कि मैं बेस्ट पोजीशन में नहीं हूँ टू एडवाइज यू। और देखो यहाँ पर जो आया है दोस्तों, ये ADVIC जो आया है ये वर्ब है, ये क्या है, वर्ब है। ठीक है, जब सब्जेक्ट के बाद में या वर्ब की ज़रूरत हो तो एस वाला लगाते हैं, और ADVICE करोगे तो ये नाउन होता है। जब नाउन की ज़रूरत होती है तो इसको लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एडवाइज है तो ठीक है, टू यू इन दिस मैनर। और जानते हो एडजेक्टिव होता है, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। एक को बताना दिस इज़ अ गुड पेन, और दो में से किसी एक को अच्छा बताएं तो दिस इज़ बेटर दैन दैट। और जब दो से ज़्यादा हो जाए तो दिस इज़ द बेस्ट पेन। ठीक है, इन ऑल ऑफ दीज। तो कई सारे में से किसी एक को निकाल करके बताना हो तो वहाँ पर उसके पहले क्या लगाया जाता है, सुपरलेटिव डिग्री यूज किया जाता है। सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा द लगाया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर आई एम नॉट इन द बेस्ट पोजिशन टू एडवाइज यू इन दिस मैटर, ये सही होना चाहिए। या फिर ऐसा भी लिखा जा सकता है, आई एम नॉट इन अ गुड पोजिशन टू एडवाइज यू इन दिस मैनर। तो इसका मतलब कुल मिला के बी पार्ट में एरर आएगी, बेस्ट के पहले दा लगा दो। ठीक है ना। या फिर आई एम नॉट इन अ गुड पोजीशन को तो गुड करोगे तो पॉजिटिव डिग्री आ जाएगी। तो कई पोजीशन में से सबसे हाई पोजीशन को बता रहा है कि सबसे अच्छी पोजीशन में ही हूँ आपको एडवाइस करने के लिए। सो ऑप्शन बी में एरर आ जाएगी। आई होप आप अच्छे से समझ रहे होंगे। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, या फिर मुझे मैसेज कर लीजिएगा 9838677556। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है दोस्तों, इस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 9838677556। इस पर मैसेज कर सकते हैं अगर कोई डाउट है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। नीचे लिखे सेंटेंस में कौन सा जो वर्ड अंडरलाइन है ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच में आएगा। देखा, आई डोंट नो वाई ही इज सो हॉस्टाइल टू मी। हॉस्टाइल मतलब मुझे शत्रु मानता है, शत्रुतापूर्ण व्यवहार करता है। तो आई डोंट नो वाई, देखो दोस्तों आई डोंट नो मैं नहीं जानता, एक सेंटेंस हो गया। ही इज सो हॉस्टाइल टू मी, मुझसे बहुत शत्रुतापूर्ण व्यवहार करता है, दूसरा सेंटेंस हो गया। अब दो क्रियाएं हो रही है, दो काम हो रहे हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से ये वाई दोनों को जोड़ रहा है।
तो वाई को कहते हैं दोस्तों एडवर्ब ऑफ रीजन। वाई मतलब क्यों, ऐसा क्यों हुआ कहते हो ना, तो ये दो बातों को जोड़ रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं यहाँ पर एडवर्ब ऑफ रीजन। क्या बोलेंगे, एडवर्ब ऑफ रीजन बोलते हैं। तो इसलिए देखो यहाँ पर ऑप्शन में आपके है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब विशेषण होता है जो कि किसी विशेषता बताता है, नाउन के पहले आता है। एडवर्ब होता है जो कुछ जोड़ करके बताता है, कुछ और प्लस करके बताता है। प्रीपोजिशन होता है जो किसी की पोजीशन बताने के लिए, ऊपर नीचे दाएं बाएं बीच में अगल बगल आमने सामने बताने के लिए होता है। जैसे एट, इन, ऑन, ऑफ, फॉर, फ्रॉम, सिंस, ये सब होता है, उसको प्रीपोजिशन बोलते हैं। प्रोनाउन होता है जो नाउन के प्लेस पर यूज किए जाते हैं, जैसे आई, यू, दे, ही, सी, दिस, दैट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, आई थिंक यहाँ पर क्या हो जाएगा 97 का, ये आपको करना चाहिए एडवर्ब, यानी 97 का आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। आई होप आप समझ रहे होंगे और बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। अगला है लेक अनकनकरेबल रिफर्स टू। वहाँ पर बताया था कनकरेबल मतलब विजेता, अनकनकरेबल मतलब जिसको हराया ना जा सके। लेक यानी ऐसा जो था अनकनकरेबल लेक था, वो किस बात को इंडिकेट कर रहा है, क्या बात है। तो ये लैंचन खम्बा रिवर की तरफ इशारा कर रहा है, कि लेक मानसरोवर की तरफ इशारा कर रहा है, कि लेक रक्सताल की तरफ इशारा कर रहा है, कि द सतलज रिवर की तरफ इशारा कर रहा है। ये आपको बताना है, पैसेज में आपको मिल जाएगा, जो कि लेक मानसरोवर का नाम आया था। बहुत आसान है, बस एक बार आप पैराग्राफ समझ गए हैं, पढ़ भी लिए हैं, कुछ प्रैक्टिस कर लें तो आपको बहुत आसान लगेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 99 में है, अकॉर्डिंग टू कांगरी करचोक लैंगशन खम्बाब डज नॉट या इज नॉट क्या हैव सैंड्स ऑफ गोल्ड, या सर्कल द मानसरोवर 7 टाइम्स, फ्लो वेरी जेंटली थ्रू द हिल्स, ए कोल्ड रिवर। तो कांगरी करचोक जो है, अकॉर्डिंग टू कांगरी करचोक यानी कांगरी करचोक के अनुसार लैंचन खम्बाब जो है डज नॉट क्या नहीं है, या इज नॉट क्या नहीं है, हैव सैंड्स ऑफ गोल्ड, सर्कल मानसरोवर 7 टाइम्स, फ्लो वेरी जेंटली थ्रू द हिल्स, एक कोल्ड रिवर क्या नहीं है आपको बताना है, या क्या नहीं करता है बताना है। तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा उसमें फ्लो वेरी जेंटली थ्रू द हिल्स, हिल्स के जरिए बहुत आसानी से क्या होता है, बहुत आसानी से जेंटली थ्रू फ्लो वेरी जेंटली थ्रू द हिल्स, हिल्स के जरिए बहुत जेंटली से फ्लो नहीं करता है। ये कांगरी करचोक लैंचन खम्बाब डज नॉट, ऐसे लिखेंगे डज नॉट फ्लो, ये सही होगा, डज नॉट फ्लो वेरी जेंटली थ्रू द हिल्स, एक कोल्ड लीवर, क्योंकि लैंचन खम्बाब को बताया गया है क्या नहीं है, निगेटिव बातें बताई गई है। ठीक है ना, क्या नहीं है, ये सब तो है ही है, हैव सैंड्स ऑफ गोल्ड है, सर्कल द मानसरोवर 7 टाइम्स ये भी है बताया गया था, एक कोल्ड लीवर बताया गया था। तो फ्लो वेरी जेंटली थ्रू द हिल्स ये नहीं बताया गया था। दिस इज द रीजन 99 का हो जाएगा आपका 3। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका जो है, हाँ ये आ गया आगे 100 to 105 तक दोस्तों। वो तो था एक प्रोज, अब आ गई है पोएट्री। पोएट्री के बारे में बात करते हैं, इसमें भी ऐसे लिखा था, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। क्वेश्चन नंबर इतना 100 to 105 बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट और मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस। दोस्तों तो एक पोएट्री है, आप हायर सेकेंडरी में 6 लेकर के 12 तक पढ़े आप, और बहुत सारी चीज़ देखा इसमें, तो बहुत अच्छी एक पोएम लिखी गई है। पोएम का पार्ट ये कह सकते हैं, लाइट ब्रिगेड बाय अल्फ्रेड टेनिसन की एक पोएम से लिया गया है। इस पोएम में होता क्या था दोस्तों, इसमें होता क्या था कि एक बाय अल्फ्रेड टेनिसन, इसमें क्या होता है कि ये फ्रेंच आर्मी ने रशियन आर्मी पर अटैक किया हुआ है। ठीक है ना, फ्रेंच आर्मी ने रशियन आर्मी पर अटैक किया था। ठीक है ना, उसमें सोल्जर्स को क्या किया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है कि आगे बढ़ो, युद्ध में लड़ाई करो, यानी सोल्जर्स को मोटिवेट करने के लिए ये बताया गया है। ठीक है, तो एक बार मैं इसको भी जल्दी से पढ़ लेता हूँ और आप भी समझिए। हाफ अ लीग, हाफ अ लीग, हाफ अ लीग ऑनवर्ड, ऑल इन द वैली ऑफ डेथ, ऑल इन द वैली ऑफ डेथ, यानी वैली ऑफ डेथ जो यहाँ पर बताया गया है, समझ लो कि यहाँ पर सोल्जर्स को ऑर्डर दिया गया है कि दुश्मन की तरफ बढ़ो, और हाफ अ लीग कहने का मतलब करीब 1.5 किलोमीटर दूरी पर है, वहाँ पर आगे बढ़ो और युद्ध के मैदान में आ जाओ, यानी उनको मोटिवेट करने के लिए कहा गया है। तो ऑल इन द वैली ऑफ डेथ यहाँ पर युद्ध का मैदान हो जाएगा। रोड द 600, राइड रोड रिटर्न होता है ना, चलाना, सवारी करके घुड़सवारी करना या राइड करना, तो उसको रोड द 600 यानी 600 को कहा जा रहा है रोड करो। फॉरवर्ड द लाइट ब्रिगेड, और लाइट ब्रिगेड को आगे बढ़ाओ। चार्ज फॉर द गन्स, और गन्स को चार्ज करो, अपनी गोलियां बरसाने के लिए तैयार हो जाओ। ही सेड इनटू द वैली ऑफ डेथ रोड द 600, फिर से वही कर रहा है, वैली ऑफ डेथ वही युद्ध के मैदान को बताया गया है। 600 को फॉरवर्ड द लाइट ब्रिगेड, वाज देयर अ मैन डिसमेड, डिसमेड मतलब होता है डरा हुआ, डरावना, नॉट दो द सोल्जर न्यू, समवन हैड
ब्लंडर, ब्लंडर मतलब बड़ी गलती होती है। दियर्स नॉट टू मेक रिप्लाई, ठीक है ना, उनको ऐसे कर देना कि वो उत्तर तक न दे पाए, इस तरह से जाओ लड़ाई करो, ठीक है ना। नेक्स्ट वन, देयर इज नॉट टू रीजन वाई, कोई कारण नहीं होना चाहिए रुकने का। देयर्स बट टू डू एंड डाई, बस यही करना है आपको, या तो मरो या तो मारो वाली सिचुएशन पैदा कर देना है, आगे बढ़ो। इन टू द वैली ऑफ डेथ रोड द 600, एक बहुत बेहतरीन पोएम है इंग्लिश लिटरेचर की और वहाँ से उठाया गया है, तो ये बहुत बढ़िया पोएम है, इसको आप समझें। इसी पोएम में ही चोरी चो लाइन में सेंस कॉमन सेंस लगा के सब करना होता है और हो जाता है। ये लिखा है द एक्सप्रेशन द वैली ऑफ डेथ, तो इसको भी एक बार एक नज़र देखते हैं, क्वेश्चंस पहले देख लो, फिर से पढ़ के उसी में से ढूंढ करके करते हैं और कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, तब स्पीड बनती है। अगर सोचो एक ही पैराग्राफ करने से हमारी स्पीड बन जाएगी तो इट्स इम्पॉसिबल सभी के लिए, ठीक है ना। हम भारतीय कितना भी अंग्रेजी क्यों ना सीख लें, हम लोग की जो फीलिंग्स हैं, थॉट्स हैं, एक्सप्रेशन है हिंदी में आती है ना, तो आपको भी थोड़ा सा पहले प्रयास करना पड़ेगा, उसके बाद इंग्लिश बहुत ईजी लगेगी। यूँ समझो हिंदी का एक कोना होता है, इंग्लिश बहुत ईजी होती है। सो क्वेश्चन नंबर 100 में देखते हैं, द एक्सप्रेशन द वैली ऑफ डेथ रिफर्स टू, देखो वही क्वेश्चन आ गया कि जो द वैली ऑफ डेथ है वो किसको रिफ़र करती है। पहला लिखा है कि द एक्सप्रेशन लिखा है द एक्सप्रेशन द वैली ऑफ डेथ रिफर्स टू द प्लेस वेयर द डेड सोल्जर्स आर लाइंग बरीड, ऐसा स्थान जहाँ डेड सोल्जर्स को बरीड यानी दफनाया गया था। द इम्पेंडिंग डेथ ऑफ सोल्जर्स, इम्पेंडिंग मतलब क्या होता है, बाधा, अगर ना जानते हो तो इम्पेंडिंग मतलब यहाँ पर लिख सकते हो बाधा, जो बाधा आ रही थी उसको बोलते हैं इम्पेंडिंग बाधा। डेथ ऑफ सोल्जर्स, जो सोल्जर्स की डेथ में बाधाएं आ रही थी उसको। द हाउस ऑफ डेथ, ए नाइट मेरिज प्लेस, नाइट मेरिज जैसे नाइट में होते हैं भूतों वाले सपने या डरावना स्थान, तो यहाँ पर कह सकते हो डरावना, ठीक है ना, एक डरावना स्थान। तो यहाँ पर कौन सा कर दिया जाए, क्या आपको क्या लगता है, इम्पेंडिंग डेथ ऑफ सोल्जर्स तो होगा नहीं, या नाइट मैरिज प्लेस नहीं लग रहा है, क्या लग रहा है, अपना आंसर जल्दी से सोच लें। तो यहाँ पर नाइट मैरिज प्लेस तो होगा नहीं, चलो कैंसिल कर देते हैं। द हाउस ऑफ डेथ भी नहीं होगा। द प्लेस वेयर द डेड सोल्जर्स आर लाइंग, ये भी तो नहीं होगा भाई। तो बचा क्या यहाँ पर, इम्पेंडिंग, हाँ दोस्त, क्योंकि वैली ऑफ डेथ बताया गया है ना, तो वैली ऑफ डेथ को यहाँ पर इंडिकेट किया गया है कि जो मौत से डर रहे थे सोल्जर्स, द इम्पेंडिंग डेथ ऑफ सोल्जर्स, नहीं मौत से सोल्जर डर रहे थे, उनको प्रेरित किया जा रहा था ना कि आगे बढ़ो, मृत्यु से मत डरो, ठीक है ना। इसलिए दिस इज द रीजन, आपका ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट होगा, क्योंकि बाकी ऑप्शंस बेस्ट आंसर नहीं दे रहे हैं। दोस्तों अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन नंबर 101 में देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि ट्रू नहीं है। सो पहले लिखा है द मिलिट्री डिसिप्लिन टीचेज द सोल्जर्स, जो मिलिट्री डिसिप्लिन है वो सोल्जर्स को टीचेज कर, द मिलिट्री डिसिप्लिन टीचेज द सोल्जर, मिलिट्री अनुशासन जो है सोल्जर्स को क्या करता है, सिखाता है। तो इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है आपको बताना है। डू एंड डाई, कुछ करने के लिए और मरने के लिए सिखाता है, क्या लग रहा है आपको, ये तो नहीं हो सकता, कुछ करने और मरने के लिए तो बिल्कुल नहीं सिखाता है, ठीक है ना। इसका मतलब ये भी नहीं होगा। टू ओबे देयर कमांडर्स ऑर्डर, अपने कमांडर के ऑर्डर को ओबे करें। टू एक्ट टैक्टफुली इन द बैटल फील्ड, नॉट टू आस्क एनी क्वेश्चन, ये भी नहीं होगा, तो निगेटिव जा रहा है, ठीक है। तो टू ओबे देयर कमांडर्स ऑर्डर, केवल कमांडर के ऑर्डर को फॉलो करें कि युद्ध के मैदान में तो अपना दिमाग लगाना होता है, ठीक है ना। तो इसमें उनको प्रेरित किया जरा, मोटिवेट किया जरा, आप ऐसे ऐसे करो, ठीक है ना। दिस इज़ द रीजन, यहाँ पर ओबे ये भी नहीं होगा, यहाँ पर आप टू एक्ट टैक्टफुली, टैक्टफुली मतलब होता है बुद्धिमानी से, क्या हो जाता है दोस्तों, बुद्धिमानी से, बुद्धिमानी से यानी अपनी बुद्धि से आगे बढ़ें। टैक्टफुली मतलब होता है अपनी बुद्धि से, बैटल फील्ड मतलब होता है युद्ध का मैदान, ठीक है। तो इसमें युद्ध के मैदान में अपनी बुद्धि से आगे बढ़े हो जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, टू एक्ट टैक्टफुली, टू एक्ट टैक्टफुली इन द बैटल फील्ड, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 3। सो चलिए दोस्तों अगला देखते हैं यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स डज नॉट अप्लाई टू द सोल्जर्स, कौन सा ऐसा एडजेक्टिव यानी विशेषण है जो विशेषता बताता हूँ जो क्या है, डज नॉट अप्लाई टू द सोल्जर्स, सोल्जर्स के लिए अप्लाई नहीं किया गया है। तो क्वेश्चन 102 में हम कर देते हैं, यहाँ पर करेजियस मतलब साहसी, साहसी नहीं अप्लाई किया गया, ये तो होगा ही, सही है। अप्लाई किया गया डिसिप्लिन अनुशासन, ये भी अप्लाई किया गया है। पैट्रियोटिक देशभक्ति होते हैं, ये भी अप्लाई किया गया है। तो इम्प्रैक्टिकल जो होता है अव्यवहारिक, जो व्यवहारपूर्ण ना हो, ये हो जाएगा क्योंकि ये नहीं बताया गया है, ठीक है। ये तो बताया गया था, ये बताया गया, ये बताया गया, ये नहीं बताया गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा 4, क्योंकि यहाँ पर लिखा है एडजेक्टिव डज नॉट अप्लाई टू द सोल्जर, जो सोल्जर्स के लिए नहीं अप्लाई किया गया, ये हो जाएगा इम्प्रैक्टिकल दोस्तों। तो यहाँ पर इम्प्रैक्टिकल वर्ड सोल्जर्स के लिए अप्लाई नहीं किया गया था, जैसे कि आप पोएम में पढ़ चुके हो और उससे
उसकी मीनिंग समझ के देख रहे हो। अगला क्वेश्चन, नेम द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द वैली ऑफ डेथ। वैली ऑफ डेथ में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है, आपको बताना है। तो इसमें वैली ऑफ डेथ में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच किया गया है? मेटाफर। मेटाफर मतलब जानते हैं ना, रूपक, जो उसी की तरफ किसी एक चीज़ की मतलब रूपक क्या होता है, किसी एक चीज़ की, जैसे ऑल द वर्ल्ड्स आई स्टेज, यू हैव अ फ्लावर फेस, यानी आपका फेस फ्लावर की तरह हो गया। यानी सभी चीज़ों को किसी एक ही चीज़ की तरह बता दिया जाए तो उसको कहते हैं रूपक। ठीक है। सिमिली क्या होता है? तुलना की जाती है, लाइक, एज, सीम, अपीयर, इस तरह से तुलना की जाती है, उसको क्या कहते हैं? सिमिली कहते हैं। तो इस तरह से ऐसे होता है। सिनेक्डाचे होता है, तो यहाँ पर सिनेक्डाचे मेट्रोनॉमी होता है। तो मेट्रोनॉमी में भी क्या होता है, किसी का नाम लेकर के बता दिया जाता है कि हाँ भाई तो पहले हम बता देते हैं आपको। हाँ, सिनेक्डाचे आ रहा है। तो सिनेक्डाचे क्या होता है? ये होता है ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच ए पार्ट इज मेड टू रिप्रेजेंट द होल और वाइस वर्सा। मतलब किसी एक पार्ट को बहुत सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट कर देता है। ठीक है ना। जैसे आई बॉट माई सेल्फ अ न्यू सेट ऑफ व्हील्स टू ट्रेवल टू वर्क एवरीबडी। मैंने क्या किया? इस सेट ऑफ व्हील्स खरीदा, ठीक है ना, अपने लिए। टू ट्रेवल टू वर्क एवरीवेयर डे, यानी रोज़ काम करने के लिए, हर जगह जाने के लिए मैंने ए न्यू सेट ऑफ व्हील्स खरीदा। द किड, अगला एग्जांपल लेते हैं। द किड्स बैकपैक वाज एज हैवी एज ए बैग फुल ऑफ रॉक्स। कुछ इतना हैवी, लेकिन ये तो सिम्पली हो जाएगा। नहीं, ये नहीं होगा। आप ऐसा समझिए कि सिनेक्डोची क्या होता है, एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है, ठीक है ना, जिसमें ए पार्ट इज मेड टू रिप्रेजेंट द होल। ठीक है ना, किसी एक पार्ट से हम सबको बता देते हैं। ठीक है। जैसे द मून शोन ब्राइट लाइक अ डायमंड इन द नाइट स्काई, इन द नाइट स्काई। तो मून जो ऐसे चमकता है जैसे कि डायमंड, यानी एक चीज़ से हम कर दिया, तो उसको बोलते हैं क्या? सिनेक्टाची। उसको क्या बोलते हैं? सिनेक्टाची। ऐसे दोस्तों मिटोनिमी होता है, मिटोनिमी होता है। तो मिटोनिमी में क्या किया जाता है? द सब्स्टिट्यूशन ऑफ द नेम ऑफ एन एट्रीब्यूट फॉर दैट ऑफ द थिंग मीन्ड। ठीक है। कोई ऐसी चीज़ है जिसको किसी एक चीज़ से प्रदर्शित कर दिया जाता है, उसकी शक्ति हो गया किसी एक चीज़ से। जैसे द पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड। तो पेन है जो स्वॉर्ड की अपेक्षा, तलवार की अपेक्षा ज़्यादा शक्तिशाली है। ठीक है ना। क्राउन, पावर ऑफ ए किंग और मोनार्क। तो जिसे क्राउन हो गया, सारी चीज़ों को एक साथ बता रहा है। ऐसे पेन को तलवार से भी ज़्यादा धारदार बताया जा रहा है, इसको बोलता है मेट्रोनॉमी। यानी जैसे किसी के नाम से ही उसके गुण को प्रदर्शित किया जाए तो वो जाता है मेट्रोनॉमी। तो आपने देखा मेटाफोर, रूपक, सिमिली, एज, लाइक, सीम, अपीयर से हम तुलना करते हैं, और मेटाफोर में किसी के समान बताते हैं। सिनेक्डोची में आपने देखा कि एक ही पार्ट से पूरा व्याख्या कर देते हैं, और मेट्रोनॉमी में क्या कर दिया कि एक ही वर्ड से बहुत सारी उसकी क्वालिटीज़ को उजागर करते हैं। सो यहाँ पर नेम द फिगर ऑफ स्पीच यूज इन द वैली ऑफ डेथ। वैली ऑफ डेथ में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, क्या लग रहा है आपको? सो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको क्या लग रहा है? मेटाफोर, रूपक, सिमिली तो होगा नहीं, सिनेक्डोची, मेट्रोनॉमी भी नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर क्या लग रहा है आपको, कौन सा कर दिया जाए? मेटाफोर ही लग रहा है। तो आप यहाँ पर हो जाएगा मेटाफोर, क्योंकि वैली ऑफ डेथ, डेथ की जो वैली है, यानी युद्ध के मैदान को बताया गया है, वैली ऑफ डेथ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मेटाफोर। सिमिली होगा नहीं, सिनेक्डोची भी नहीं होगा, मेट्रोनॉमी भी नहीं हो रहा है। ठीक है। अगला है विच लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड इन द एक्सप्रेशन टू डू एंड डाई। ये कहा गया है, देखो अब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, इसमें भी एक तरह से यही आया है। आपको फिगर ऑफ स्पीच, क्योंकि इंग्लिश में भी 100 से भी ज़्यादा फिगर ऑफ स्पीच हैं, और ये फिगर ऑफ स्पीच रट्टा नहीं मारे जा सकते। जब आप पोएम पढ़ोगे और प्रोज पढ़ोगे और उसमें देखते रहोगे, एक्सरसाइज करते करते आ जाएगी। तो इसमें विच लिटरेरी डिवाइस इज यूज इन द एक्सप्रेशन टू डू एंड डाई। तो डाई में कौन सा लिटरेरी एक्सप्रेस यूज किया गया है? तो इसमें आपको बता दो, इसमें यूज किया गया है एलिट्रेशन। इसमें किया गया है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन बोले तो क्या होता है? अनुप्रास अलंकार, हैविंग द सेम कॉन्सोनेंट साउंड, जिसमें एक तरह से टू डू एंड डाई, डा आ गया ना, तो सेम कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है। जैसे कहा जाए किरन्स, किड्स, कैप्ट, प्लेइंग। तो लेटर इसमें रिपीट होते हैं, इसमें सेम साउंड लेटर रिपीट होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? एलिट्रेशन बोलते हैं। ठीक है ना, इसको एलिट्रेशन बोलते हैं। अच्छा, होता है एजोनेंस। ये आपका जो आया है एजोनेंस, एजोनेंस क्या होता है?
इसमें क्या होता है, कुछ वर्ड्स होते हैं दैट हैव द सेम और वेरी सिमिलर वॉवल साउंड्स नियर एंड वन अदर। देखो कितना बारीक लगाया गया। अलिट्रेशन में साउंड तो होता ही होता है। अलिट्रेशन में आपने देखा कि सेम कॉन्सोनेंट, अलिट्रेशन में कॉन्सोनेंट साउंड होता है और एजोनेंस में वॉवल साउंड होता है, ये ध्यान रखिएगा। अलिट्रेशन मीन्स में कॉन्सोनेंट साउंड होता है, कॉन्सोनेंट साउंड ऐसे बना लीजिएगा, और इसमें एजोनेंस में वावल साउंड होता है। तो एजोनेंस, जैसे रेजोनेंस फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, अनुनाद, उसी तरह से होता है ना एजोनेंस। तो एजोनेंस वावल साउंड जिसमें आए, अलिट्रेशन बार बार कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो। सिमिलरली तो बताया है, पर्सोनिफिकेशन मानवीकरण, मानव की तरह मान लिया जाए। तो 104 का ऑप्शन 2 हो जाएगा दोस्तों, 104 का आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। इसमें टू डू एंड डाई में क्या हो जाएगा, अलिट्रेशन हो जाएगा, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द एक्सट्रैक्ट द सोल्जर्स आर, पहले स्टैंजा में जो सोल्जर्स हैं वो क्या हैं, टॉकिंग टू ईच अदर अबाउट देयर पर्सनल प्रॉब्लम्स, ऐसा कुछ बताया गया है। वेटिंग फॉर देयर कमांडर्स ऑर्डर, थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट ऑफ द वॉर, सीन राइडिंग फास्ट टू द एनिमी टेरिटरी। क्या लग रहा है आपको, यानी सीन राइडिंग फास्ट टू द एनिमी टेरिटरी, एनिमी टेरिटरी को क्या देखते हैं, तेज़ी से आते हुए देखते हैं। तो इसमें कौन सा आपको लग रहा है, आप बताइए कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाना चाहिए सीन राइडिंग फास्ट टू द एनिमी टेरिटरी, ये आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। क्योंकि टॉकिंग ईच अदर तो बात तो करनी थे, वेटिंग फॉर द कमांडर ऑर्डर तो करनी थी क्योंकि मोटिवेट कर रहा था, थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट ऑफ द, ये तो होगा नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा, 105 का 4। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आप अच्छे से समझ रहे हैं। अगर कोई डाउट है तो मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं या अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। अब चलिए, ये तो कुछ पैसे से रिलेटेड थे, कुछ मल्टीलिंगुअल और ये सारी चीज़ों को हम देख लेते हैं। 106 में देखते हैं क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 106 है, इसमें लिखा इन द मल्टीलिंगुअल क्लासरूम लर्नर्स कैन इंटरेक्ट। मल्टीलिंगुअल मतलब लैंग्वेज, लिंगुआ, जितने वर्ड आ जाते हैं लिंगुआ से बने होते हैं, इसका मतलब हो जाता है लैंग्वेज। मल्टीलिंगुअल कई भाषाओं के क्लासरूम, जैसे मान लो एक आपकी क्लास में कई भाषा, कोई हिंदी जानता है तो इंग्लिश नहीं जानता, इंग्लिश जानता है तो हिंदी नहीं जानता, इस तरह से कई भाषाओं जानने वाले स्टूडेंट बैठे हैं। तो इन द मल्टीलिंगुअल क्लासरूम लर्नर्स कैन इंटरेक्ट, लर्नर कैसे इंटरेक्ट हो सकते हैं, आपका ऑप्शन नंबर 1 है इन द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉलोड बाय द स्कूल, स्कूल के द्वारा जो इंस्ट्रक्शन का मीडियम है जो फॉलो करवाया जा रहा है उससे इंटरेक्ट होंगी। इन देयर ओन लैंग्वेज, वो अपनी खुद की भाषा में ज़्यादा इंटरेक्ट होंगी। एंड कैन बी मिक्स ऑफ वर्ड्स फ्रॉम मोर देन वन लैंग्वेज, और अपनी भाषा में कुछ ज़्यादा इंटरेक्ट होगी और एक से ज़्यादा वर्ड्स को मिक्स कर पाएंगी। तीसरा है ओनली इन द लैंग्वेज प्रिस्क्राइब्ड इन 3 लैंग्वेज फार्मूला, केवल उसी भाषा में जो 3 लैंग्वेज फार्मूला में प्रिस्क्राइब किया गया, प्रिस्क्राइब मतलब लिखित किया गया। इन द लैंग्वेज विद विच द टीचर इज़ फैमिलियर, उस भाषा में जिसमें टीचर ज़्यादा फैमिलियर है। भाई बच्चों के यहाँ पढ़ा रहे हो कि टीचर से, मतलब टीचर का काम होता है तो बच्चों को समझाना। तो यहाँ पर आपको ये देखना होगा कि आप एक टीचर हैं और बच्चों को समझाना है कि हमारी क्लास में कई सारे बच्चे बैठे हैं, कई लैंग्वेज समझने वाले बच्चे बैठे हैं, तो उनको कैसे समझाया जाए। तो बच्चों के, अगर बच्चों को यानी ज़्यादा से ज़्यादा भाव किसको देना है, बच्चों को ही भाव दे करके चलोगे, बच्चों के यानी ज़्यादा प्रायोरिटी दे करके चलोगे, तो आपकी क्वेश्चंस इसमें पेडागोजिकल इश्यूज़ में गलत नहीं होंगे, चाहे वो हिंदी की हो चाहे इंग्लिश को। तो दोस्तों इसमें कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इन देयर ओन लैंग्वेज एंड कैन बी अ मिक्स ऑफ वर्ड्स फ्रॉम मोर देन वन लैंग्वेज, उनकी खुद की भाषा में अगर बताया जाए, ठीक है ना, तो वो अपने शब्द तो शामिल करेंगे और कई भाषा के शब्द शामिल कर सकते हैं, ठीक है ना, तो इससे वो ज़्यादा इंटैक्ट हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107, डायग्नोस्टिक टेस्ट आर एडमिनिस्टर्ड टू, डायग्नोस्टिक मतलब जैसे डायग्नोज करना, रोगों का पता लगाना होता है ना, तो डायग्नोस्टिक टेस्ट ऐसे होता है पेडागोजी में कि भाई स्टूडेंट्स में क्या क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं सीख रहा है। तो ये आपको देखना होता है कि स्टूडेंट्स में क्या प्रॉब्लम है, कैसे समझाया जाए उसको। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट आर एडमिनिस्टर्ड टू, किसको एडमिनिस्टर्ड किया गया है, फाइंड आउट, किस लिए किया जाता है, फाइंड आउट डिफिशेंसीज ऑफ द स्टूडेंट्स विद द व्यू टू प्लानिंग रेमेडीज़, ठीक है ना। बच्चों में डिफिशेंसी मतलब कमियाँ, बच्चों में क्या लैक है, कमियाँ है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं वो देखने के लिए, ठीक है ना। स्टूडेंट विद अ व्यू टू प्लानिंग रेमेडीज़, यानी उसके लिए कुछ रामबाण नुस्खा निकालने का, रेमेडीज मतलब नुस्खा को, नुस्खा निकालने के लिए उनमें ये उनकी क्या कमियां हैं यह पता लगाने के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट किया जाता है कि असेस द सुटेबिलिटी ऑफ ए कैंडिडेट फॉर ए स्पेसिफिक प्रोग्राम, किसी स्पेसिफिक प्रोग्राम के लिए उनकी सुटेबिलिटी को असेस यानी उनकी पहुंच में लाया जाता है, जाने के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट किया जाता है। तीसरा है
टेस्ट द लैंग्वेज प्रोफिशेंसी ऑफ स्टूडेंट्स फॉर प्रोवाइडिंग देम जॉब्स। उनको जॉब प्रोवाइड करने के उनकी क्या स्टूडेंट्स की जो है लैंग्वेज प्रोफिशेंसी टेस्ट की जाती है। जज द स्टूडेंट्स कैपेबिलिटीज़, की स्टूडेंट्स की कैपेबिलिटीज़ को टेस्ट करने के लिए जज की जाती है। भाई बच्चों के हम पढ़ा रहे हो, अभी तो जॉब उनको देना नहीं है, अभी तो मतलब अभी तो जॉब लायक हुई ही नहीं, वो कुछ ऐसा समझिए। जिन बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं 6-7 ईयर्स वालों को या प्राइमरी के बच्चों को, तो वो अभी तो जॉब में लायक हुए नहीं, तो उनको बच्चों को पढ़ा रहे हो तो कैसे क्या किया जाएगा। जो बच्चे वीक होते हैं, कमज़ोर होते हैं, उनको कैसे समझाया जाए, सारी बातें होती हैं। तो इनमें हम क्या करेंगे, फाइंड आउट यानी पता लगाना डिफिशेंसीज मतलब कमजोरी के क्या प्रॉब्लम्स है, क्यों नहीं समझ पा रहा है बच्चा, ऑफ द स्टूडेंट्स विद अ व्यू टू प्लानिंग रेमेडीज़, और उसका कोई नया नुस्खा, नया तरीका, नई आइडिया निकाल करके उनको कैसे समझाए, ये पता करने के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट किया जाता है। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट इसलिए किया जाता है बच्चों में कि बच्चों में क्या कमी है, वो क्यों नहीं समझ पा रहा है, एक बार में उन सारी बातों को पता करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो 107 का हो जाएगा 1। चलिए दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108। स्ट्रक्चरल अप्रोच गिव्स मोर इम्पोर्टेंस टू। स्ट्रक्चरल जो यानी किसी चीज़ का स्ट्रक्चर बना के किसी बात को समझाते हो, तो क्या अप्रोच गिव्स मोर इम्पोर्टेंस, ज़्यादा महत्व देता है, किस बात को ज़्यादा महत्व देता है स्ट्रक्चरल अप्रोच? स्पीच एंड रीडिंग के लिए, रीडिंग ओनली या स्पीच ओनली, रीडिंग एंड राइटिंग, किसके लिए स्ट्रक्चर बना के कैसे समझाते हो? तो आप जानेंगे रीडिंग एंड राइटिंग दोनों के लिए आ जाएगा यहाँ पर। सिर्फ रीडिंग और स्पीच के लिए, स्पीच में तो क्या स्ट्रक्चर बनाओगे, तो ये होगा नहीं, रीडिंग के लिए होगा नहीं और स्पीच के लिए होगा नहीं, यानी रीडिंग एंड राइटिंग दोनों हो जाएगा, रीडिंग भी आएगा इसमें और राइटिंग भी हो जाएगा। ये स्ट्रक्चर बनाते हो ना, तो लिखना हो गया और फिर समझाने के लिए करते हो, तो रीडिंग एंड राइटिंग, इसका ऑप्शन 4 आना चाहिए। 108 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए 109 देखते हैं क्वेश्चन नंबर। विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर मीनिंग बेस्ड एक्टिविटीज़। मीनिंग बेस्ड एक्टिविटीज़ के अंडर में कौन नहीं आता है? पहला, इंटरेक्टिंग विद द टेक्स्ट, यूजिंग प्रीवियस नॉलेज यानी पहला पुराना नॉलेज अपना यूज़ करके, रीडिंग द टेक्स्ट एंड देन नरेटिंग द सेम टू पीयर्स, तो उसी तरह से टेक्स्ट को पढ़ना और उस तरह से सामने वालों को व्याख्या करना, रीडिंग आउट एवरी वर्ड अलाउड एंड ट्रांसलेटिंग इट, और बहुत तेज़ी से इसको क्या करना, रीडिंग एवरी वर्ड अलाउड, बहुत तेज़ी से पढ़ना। दोस्तों एक लाउडली होता है, एक अलाउडली होता है। लाउडली मतलब होता है बहुत चिल्ला चिल्ला करके, अलाउड मतलब होता है उतना तेज जितना कि सुना जा सके, ठीक है ना, एंड ट्रांसलेटिंग इट, और इसको ट्रांसलेट करते हुए। तो इसमें से कौन सा होना चाहिए? 109 का आपका हो जाएगा इसमें विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट कम, कौन सा नहीं आता बताना है, ये ध्यान रखिएगा। डज नॉट कम अंडर मीनिंग बेस्ड एक्टिविटी, मीनिंग बेस्ड एक्टिविटी में कौन नहीं आती है? इंटरेक्टिंग द टेक्स्ट, ये तो आएगी। यूजिंग प्रीवियस नॉलेज, ये भी आएगी। रीडिंग द टेक्स्ट एंड देन नरेटिंग द सेम टू द पीयर्स, ये भी आएगी। तो रीडिंग आउट एवरी वर्ड अलाउड एंड ट्रांसलेटिंग इट, ये नहीं आएगा। तो विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द मीनिंग बेस्ड एक्टिविटीज, मीनिंग बेस्ड एक्टिविटीज में 100 मतलब ये 4 नहीं आएगा। रीडिंग आउट एवरी वर्ड अलाउड, किसी वर्ड को बहुत तेज़ी से पढ़ना और उसको ट्रांसलेट करना, ये किस में नहीं आएगा? मीनिंग बेस्ड एक्टिविटीज़ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ले लेते हैं। 110 पर हम लोग पहुँच गए हैं। इसमें बताना है कौन सा कॉम्प्रहेंशन होता है। कॉम्प्रहेंशन मतलब होता है वैसे लॉन्ग फॉर्म है, विस्तृत रूप होता है। तो comprehension is the skill of reading a piece of text closely or intensely for the purpose of extracting specific information from the text। तो इसमें कौन सा यहाँ पर वर्ड फिल कर दिया जाए, जो कौन सा comprehension है, is the skill of reading a piece of text closely, ठीक है ना, किसी मतलब पैराग्राफ को बहुत क्लोजली पढ़ने का, ठीक है ना, कौन सा मतलब इन्फेरेंशियल टेस्ट है कि आपका ग्लोबल तो जानते ही होंगे, ग्लोबल मतलब होता है पूरा संसार वाला, ठीक है ना। अगला है लोकल है कि ट्रांजैक्शनल है। तो आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर जो पहला वर्ड लिखा है इन्फेरेंशियल, इन्फेरेंशियल क्या होता है? अनुमानित। इन्फेरेंशियल क्या होता है? अनुमानित। अगर ना जानते हो तो आप लिख लें, जो इन्फेरेंस देता हो, इमेजिन या निष्कर्ष कुछ देता हो। ग्लोबल तो सारा हो जाएगा, लोकल और ऐसे होता है ट्रांसैक्शनल, मतलब होता है लेन देन या कार्यवाही किसी पर करना, ट्रांजैक्शनल कार्यवाही या लेन देन भी होता है। ग्लोबल पूरा हो जाएगा, इन्फेरेंशियल जो कोई इन्फेरेंस देता है। तो दोस्तों आपको बता दूं 110 में आपका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, लोकल कॉम्प्रहेंशन, ठीक है ना। लोकल कॉम्प्रहेंशन इज द स्किल ऑफ रीडिंग अ पीस ऑफ टेक्स्ट क्लोजली। लोकल कॉम्प्रहेंशन जो होता है, लोकल कॉम्प्रहेंशन कहने का मतलब जिस क्षेत्र के यानी जिस माहौल में कोई बच्चा रहा है,
जैसे दादी माँ ने उसको राजा रानी की कहानियाँ सुनाई तो राजा रानी वाली स्टोरी उसको ज़्यादा पसंद आएगी पहले पढ़ने में। तो लोकल कॉम्प्रहेंशन जब उसको बताया जाएगा तो ये इज़ द स्किल ऑफ रीडिंग अ पीस ऑफ टेक्स्ट क्लोजली, बहुत सघनता से उसको पढ़ेगा। जैसे अभी लोगों ने आरसीजी शुरू बिगनिंग में किया, जो लोग इस तरह का नहीं पढ़ेंगे उनको बड़ा ऑकवर्ड लगेगा इस तरह का पैराग्राफ पढ़ना। ठीक है, तो ये होगा लोकल कॉम्प्रहेंशन इज द स्किल ऑफ रीडिंग ए पीस ऑफ टेक्स्ट क्लोजली और इंटेंसली फॉर द पर्पज ऑफ एक्सट्रैक्टिंग स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट। लोकल हो जाएगा दोस्तों। सो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 111। इट इज़ ए टाइप ऑफ राइटिंग, एक तरह की राइटिंग है इन विच द टीचर प्रोवाइड्स द सिचुएशन एंड हेल्प्स द क्लास टू प्रिपेयर इट। ये एक तरह की राइटिंग है जिसमें टीचर क्या करता है, प्रोवाइड द सिचुएशन, सिचुएशन को प्रोवाइड करता है एंड हेल्प द क्लास टू प्रिपेयर इट, और क्लास की हेल्प करता है इसको प्रिपेयर करने में। द टीचर कंटिन्यूसली प्रोवाइड्स फीडबैक, डायरेक्शन एंड एक्सपेंशन टू आइडियाज टू द लर्नर। तो ऐसा क्या है इसमें, पहला है कंट्रोल्ड राइटिंग, गाइडेड राइटिंग, फ्री राइटिंग, प्रोडक्ट राइटिंग। इसमें से कौन सी राइटिंग है जिसमें टीचर क्या करता है, सिचुएशन देता है, ठीक है ना, प्रोवाइड्स मतलब देता है, द सिचुएशन देता है एंड हेल्प द क्लास टू प्रिपेयर इट, और क्लास की हेल्प करता है इसको बनाने में। फिर क्या करता है, द टीचर कंटिन्यूसली प्रोवाइड्स फीडबैक, और टीचर बताता रहता है कि तुम ये गलत कर रहे हो, तुम ये कर रहे हो, डायरेक्शन देता रहता है, ठीक है ना। एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज टू द लर्नर, और लर्नर के आइडियाज़ को एक्सपेंशन यानी विस्तार करता रहता है। किसमें, कंट्रोल राइटिंग में, गाइडेड राइटिंग में। इसको क्या कहेंगे, फ्री राइटिंग कहेंगे, प्रोडक्ट राइटिंग कहेंगे। तो आपको आप लोग पहुंच रहे होंगे आंसर तक, बहुत आसान है गाइडेड राइटिंग, क्योंकि टीचर इसमें तो गाइड कर रहा है ना, इसमें टीचर गाइड कर रहा है। देखो ये टीचर प्रोवाइड सिचुएशन, हेल्प्स द क्लास टू प्रिपेयर इट, द टीचर कंटिन्यूसली प्रोवाइड फीडबैक, सब टीचर गाइड कर रहा नहीं कर रहा, तो ये आसानी से हो जाएगा। तो क्वेश्चन से डरे ना, बस आदत ये डालने की जल्दी से जल्दी पढ़ के समझना है, और जितना जल्दी पढ़ के समझने की आपको आइडिया आएगी ज़्यादा पेपर लगाने से। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करें बेसिक और इसको करें तो आसानी से कर ले जाएंगे। 30 में 30 इंग्लिश में लाया जा सकता है, इतना टफ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th टू रीड द टेक्स्ट थॉरोली। एक टीचर जो है किसी स्टूडेंट, क्लास 5th के स्टूडेंट से कहता है कि पूरा टेक्स्ट शुरू से लेकर अंत तक पढ़ो। देन शी आस्क्ड देम टू आंसर द क्वेश्चंस विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। इन दिस प्रोसेस शी इज इनकरेजिंग स्टूडेंट्स फॉर, किसके लिए, स्कीमिंग के लिए, ठीक है ना। स्कीमिंग क्या होता है, यानी कि चीज़ जैसे कवर लगत है, कोई तरल पदार्थ है उसकी सतह से कुछ हटाना, यानी जैसे काई वाई लग गई उसको हटाना, उसको स्कीमिंग कहते हैं। स्कीमिंग मतलब किसी चीज़ को अलग करना, ठीक है ना। स्कीमिंग करना मतलब कह सकते हो रिमूव करना, रिमूव भी कह सकते हो आप, ठीक है ना। स्कैनिंग तो स्कैन करते ही जानते हो आप, उसको कॉपी करना। इंटेंसिव रीडिंग, इंटेंसिव मतलब बहुत ही क्या होता है, सघन, बहुत अच्छे से रीड करना, ठीक है ना। अगला है इंटेंसिव रीडिंग, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव, बाहरी बाहरी ऊपर ऊपर का कुछ पढ़ लेना। तो ये आपको बताता है कि कौन सा, इसमें जब टीचर कहती है स्टूडेंट, देखो पहले इस तरह के क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करो, समझा करो। तो ये टीचर आज द स्टूडेंट्स फॉर क्लास 5th के स्टूडेंट से कहा टू रीड द टेक्स्ट थॉरोली, कैसे पढ़ने के लिए कहा, रीड द टेक्स्ट थॉरोली, यानी अच्छे से पढ़ने के लिए कहा। देन शी आस्क्ड देम टू आंसर द क्वेश्चंस, फिर आंसर देने के लिए कहा। तो आपको ये बताना है कि इस प्रोसेस में इन स्टूडेंट्स को किस तरह से क्या काम करने के लिए इनकरेज कर रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इंटेंसिव थारोली, क्योंकि टेक्स्ट थारोली कहा है तो इंटेंसिव रीडिंग हो जाएगा। और क्या इसमें तो कुछ हटा तो रहा है, स्कैनिंग नहीं किया जा रहा है एक्सटेंसिव, तो यहाँ पर हो जाएगा इंटेंसिव रीडिंग, ठीक है। आई होप आप अच्छे समझ रहे होंगी और इससे आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। दोस्तों को बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, तभी हम और अच्छा करें, जिससे हम और अच्छा कर पाएँ। और आपको पेपर की जैसे सीरीज़ शुरू की है, तो ये अभी फर्स्ट पेपर में दे रहा हूँ एग्ज़ाम, जैसा किसी टेट का थोड़ा टल गया था, तो हमने कहा भाई चलो कुछ पेपर कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे डिस्कशन करा दीजिए, तुमका डिस्कशन करा ही दिया जाए कुछ पेपर, ठीक है। तो इस पर वर्क हुआ है और अच्छे अच्छे पेपर लेकर के मैं आऊँगा, लेकिन आपका जो कमेंट है, रिएक्शन है, बहुत ज़रूरी है, हमारे लिए बहुत ही पेनसिया साबित होगा, यानी रामबाण साबित होगा अगर आप मुझे अपना कमेंट ज़रूर देते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे और मैं और अच्छे पेपर आपको डिस्कशन करा दूंगा। ऑलराइट, सो अगला हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए पढ़ते हैं। 113 में क्या है, द टर्म कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट इज एसोसिएटेड विद, जो कॉम्प्रिहेंसल, जैसे कॉम्प्रिहेंशन बताता है ना विस्तृत रूप होता है, तो कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट यानी जो विस्तृत यानी बहुत लंबा जो है इनपुट है, इनपुट किस चीज़ में शुरुआत करना, इन्वेस्ट करना, इनपुट को कह सकते हो।
कॉम्प्रहेंसिबल इनपुट इज एसोसिएटेड विद, एसोसिएटेड होता है भाई साथ ही, तो एसोसिएटेड विद किसके साथ में जुड़ा है, कॉम्प्रहेंसिबल यानी बहुत विस्तार पूर्वक जो इनपुट है वो किसके साथ में जुड़ा है। लियो क्या लिखा है पहला वाला, लियो यह लियो वाइगोत्स्की लिखा है, स्टीफन कर्शन है, या नोम चॉम्स्की लिखा है, जेम्स अर्शर लिखा है। लोग के नाम भी अजीब अजीब होते हैं। तो चलिए 113 में आपको क्या लग रहा है, सभी लोग अपना अपना आंसर सुन लें। तो इसमें स्टीफन कर्शन है जिन्होंने एक कॉम्प्रेहेंसिबल इनपुट के बारे में बताया था, इनको आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर स्टीफन कर्शन हैं जो इन्होंने इसके बारे में बताया कि कॉम्प्रेहेंसिबल इनपुट के बारे में बताया था। इसको आपको ऐसे लर्न करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें होती है लर्न करनी होती हैं, कुछ चीज़ें समझना होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 114 पर पहुंच गए हैं और लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सब स्किल ऑफ रीडिंग। रीडिंग की कौन सी एक छोटी सी सब स्किल नहीं है, आपको बताना है। पहला कनेक्टिंग, प्रेडिक्टिंग मतलब कुछ प्रेडिक्ट करना, अनुमान लगाना, सिंथेसाइजिंग जोड़ना, या ट्रांसक्रिप्टिंग। तो दोस्तों ट्रांसक्रिप्टिंग क्या होता है, एक तरह से ट्रांस भाषा यानी प्रतिलिप जो हिंदी में बोलते हो ना, एक दूसरी लिप तैयार करना, उसको बोलते हैं प्रतिलिप, ट्रांसक्रिप्टिंग। तो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपको बता दूँ, ट्रांसक्रिप्टिंग, क्योंकि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सब स्किल ऑफ रीडिंग। रीडिंग की सब स्किल कौन सी नहीं है, तो रीडिंग की स्किल कौन सी नहीं है, ट्रांसक्रिप्टिंग होगा। कि ट्रांसक्रिप्टिंग मतलब होता है राइटिंग, क्रिप्ट वाले जितने वर्ड आ जाएंगे समझाने राइटिंग से आ जाता है, यहाँ पर रीडिंग की बात हो रही है इसलिए ट्रांसक्रिप्टिंग नहीं होगा, और बाकी में अनुमान लगा के भी बोल सकते हो, ठीक है। तो 114 का 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 में देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट इंपॉर्टेंट इन इनहैंसिंग स्पीकिंग स्किल ऑफ चिल्ड्रन। अब बच्चों की अंग्रेजी बोलने की भाषा को कौन सा ऐसा जो है कौन सा ऐसा है जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कम से कम, लेस, ठीक है ना, लेसर लीस्ट, यानी सबसे कम इंपॉर्टेंट है, जो भाषा को इंग्लिश बोलने में मदद करता है, कौन सा। लिसनिंग पेशेंटली टू चिल्ड्रंस टॉक, बच्चों की बातों को ध्यान से सुनना। गिविंग देम एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स एंड आइडियाज़, उनको अपॉर्चुनिटी देना कि अपने फीलिंग और आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सकें। आस्किंग क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस, क्लोज एंडेड को क्वेश्चंस को पूछ सकें। ऑर्गेनाइजिंग डिस्कशन ऑन ए गिवन टॉपिक, कोई टॉपिक दे करके डिस्कशन कराना। तो इसमें से कौन सा है जो सबसे कम इम्पोर्टेंट पूछा जा रहा है भाई, सबसे कम इम्पोर्टेंट है, आपको क्या लग रहा है बताइए। तो यहाँ पर आस्किंग क्लोज इंडेड क्वेश्चन, भाई पहले क्लोज इंडेड क्वेश्चन उनसे कैसे पूछा जाएगा, पहले प्रैक्टिस तो कराओ। तो इसमें से आपको बताना है, चारों ऑप्शंस होते हैं, इनमें से बताना है कौन सा सबसे कम इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए बोलने में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट इंपॉर्टेंट इन इनहैंसिंग स्पीकिंग स्किल ऑफ चिल्ड्रन। चिल्ड्रन की स्पीकिंग स्किल इंग्लिश की बढ़ाने में कौन सा है, जब उनसे क्वेश्चन पूछोगे तो उनकी स्पीकिंग स्किल क्या बढ़ेगी, ठीक है। तो इसलिए सबसे कम इम्पोर्टेंट है, आपका ऑप्शन हो जाएगा 115 का 3। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एट प्राइमरी लेवल लिटरेचर इज हेल्पफुल इन डेवलपिंग लैंग्वेज ऑफ लर्नर्स एज, यानी प्राइमरी लेवल पर जो लिटरेचर है इज हेल्पफुल, सहायक है इन डेवलपिंग लैंग्वेज ऑफ लर्नर्स, लर्नर्स की लैंग्वेज को डेवलप करने में किस तरह से सहायक है। जैसे कि लिखा है इट एनकरेजेस द लर्नर्स टू कंप्लीट द वर्कशीट बेस्ड ऑन इट, जो इस पर वर्कशीट है उसको कंप्लीट करने में लर्नर्स को इनकरेज करती है। इट इज़ एन ऑथेंटिक मटेरियल कवरिंग वेरियस जनर्स, ये कई वेरियस जनर्स को कवर करता है। अगला है इट डेवलप्स टीचर्स इंटरप्रेटिव क्रिएटिव एंड क्रिटिकल एबिलिटीज़, ये टीचर्स की इंटरप्रेटिव या क्रिएटिव एंड क्रिटिकल एबिलिटीज़ को डेवलप करता है। या फिर इट इज़ अ गुड बेसिस फॉर द ओनली एक्सपेंशन ऑफ वोकैबुलरी, ये केवल गुड बेसिस है, इसी आधार पर वोकैबुलरी को अच्छे से विस्तार किया जा सकता है। क्या ऐसा हो सकता है, इसका मतलब ये इसमें जो है इट इज़ एन ऑथेंटिक मटेरियल कवरिंग वेरियस जनर्स, यही सही होगा, क्योंकि टीचर तो इसमें आएगा नहीं, ये भी नहीं हो सकता, बेसिस फॉर द ओनली एक्सपेंशन नहीं हो सकता, बहुत सारे मेथड्स हैं। इट कैन द लर्नर्स टू कंप्लीट द वर्कशीट को कंप्लीट करने के लिए लिखा है। क्वेश्चन फिर से देखो, एट प्राइमरी लेवल लिटरेचर इज हेल्पफुल इन डेवलपिंग इन लैंग्वेज ऑफ लर्नर्स, लर्नर्स की लैंग्वेज को डेवलप करने में किस तरह से लिटरेचर हेल्पफुल है। तो इट इज़ एन ऑथेंटिक मटेरियल कवरिंग वेरियस जनर्स, ये हर जनर्स को क्या करता है, कवर करता है लिटरेचर, जिसमें हर तरह का राइटिंग स्किल और हर तरह के वर्ड्स आ जाते हैं, इसलिए 116 का क्या हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 117 में है। A teacher prepares a worksheet and removes every seventh word from the text. Then she asks the learners to read the text. After that, they were asked to complete the worksheet with missing word. The task given on the worksheet is a,
देखो इसमें टीचर क्या करता है, ये टीचर प्रिपेयर अ वर्कशीट, एक वर्कशीट तैयार करता है। रिमूव्स एवरी 7th वर्ड, और हर 7वां वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट, उस टेक्स्ट से हर 7वां वर्ड क्या करता है, रिमूव कर देता है, हटा देता है। देन शी आस्क्ड द लर्नर्स टू रीड द टेक्स्ट, आफ्टर दैट दे वर आस्क्ड टू कंप्लीट द। हाँ, तो इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, हर 7वां वर्ड टीचर हटा देती है, फिर उनसे पूछती है लर्नर से टू रीड द टेक्स्ट, आफ्टर दैट दे वर आस्क्ड टू कंप्लीट द वर्कशीट विद मिसिंग वर्ड, और उनसे कहती है कि मिसिंग वर्ड को कंप्लीट करो। द टास्क गिवन ऑन द वर्कशीट इजी, क्या है, स्पीकिंग टास्क है कि राइटिंग टास्क है कि क्लोज टेस्ट है कि ओपन टेस्ट है। तो आप आसानी से बता सकते हैं ये क्लोज टेस्ट है, क्योंकि इसमें दिमाग लगाना होगा, जो अपना अनुमान के आधार पर हमें बताना होता है। ओपन मतलब जो खुला खुला आसानी से बता सकें, स्पीकिंग राइटिंग से कोई मतलब नहीं है, तो 117 का 3 हो जाएगा। बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आसानी से हो जाएगा, और इस तरह से पूरा फुल पेपर कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लैंग्वेज इज आर्बिट्ररी मीन्स दैट। लैंग्वेज क्या है, आर्बिट्ररी है, तो आर्बिट्ररी मीन्स होता है मनमाना टाइप का, स्वेच्छाचारी, अपने मन से जो करे। तो लैंग्वेज इज आर्बिट्ररी मीन्स इसका मतलब क्या है, समथिंग इज डिटरमाइंड बाय जजमेंट एंड फॉर ए स्पेसिफिक रीजन। कोई चीज़ ऐसे जो डिटरमाइंड की गई है जजमेंट से, फैसले से, और स्पेसिफिक रीजन से जो की गई है, या फिर इट इज़ बेस्ड ऑन ए वैलिड रीजन एंड नॉट ऑन चांस। ये वैलिड रीजन पर बेस्ड है, ना कि चांस पर। देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिटवीन द वर्ड्स ऑफ लैंग्वेज एंड देयर मीनिंग। लैंग्वेज के वर्ड और मीनिंग में एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। देयर इज नो इनहेरेंट रिलेशन बिटवीन द वर्ड्स ऑफ लैंग्वेज एंड देयर मीनिंग, इसमें कोई रिलेशन नहीं है। सो आपको बताना है इसमें से कौन सा हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर लैंग्वेज इज़ आर्बिट्ररी मीन्स दैट, लैंग्वेज अगर स्वेच्छाचारी है, अपनी इच्छा से कुछ करती है, तो इसका मतलब हो जाएगा देयर इज नो इनहेरेंट रिलेशन बिटवीन द वर्ड्स ऑफ ए लैंग्वेज एंड देयर मीनिंग। ठीक है ना, तो यहाँ पर इनहेरेंट मतलब आंतरिक रिलेशन कोई नहीं है बिटवीन द वर्ड्स, वर्ड्स में ऑफ ए लैंग्वेज है, यानी किसी लैंग्वेज के वर्ड्स में एंड देयर मीनिंग, उसकी मीनिंग में कोई अंतर नहीं है। लैंग्वेज इज आर्बिट्ररी अगर कहा जा रहा है तो इसका मतलब ये हो जाएगा, क्योंकि समथिंग डिटरमाइंड होगा नहीं, क्योंकि स्वेच्छाचारी अपने मन से करिए तो डिटरमाइंड बाय जजमेंट एंड फॉर ये होगा नहीं। स्वेच्छाचारी से आर्बिट्ररी से तो लिंक होगा ही नहीं। इट इज बेस्ड ऑन वैलिड रीजन एंड नॉट ऑन चांस होगा नहीं। स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिटवीन नहीं है, तो ये हो जाएगा, क्योंकि आर्बिट्ररी मतलब हो जाता है जो अपनी इच्छा से कुछ करे, स्वेच्छाचारी हो, तो देयर इज नो इनहेरेंट ही हो जाएगा। देयर इज नो, क्योंकि इसके आर्बिट्ररी से क्लू मिल जाता है कि आपका देयर इज नो इनहेरेंट रिलेशन बिटवीन द वर्ड्स ऑफ ए लैंग्वेज एंड देयर मीनिंग, यही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका है, द टीचर ऑब्जर्व दैट प्रवीण कुड नॉट राइट अ पैराग्राफ ऑन हर ओन। प्रवीण है, अच्छा, प्रवीण कुड नॉट राइट अ पैराग्राफ ऑन हर ओन इवन आफ्टर ब्रेन स्टॉर्मिंग द टॉपिक। However, she was able to write it under adult or peer guidance. This guidance is called। तो इसमें टीचर ये पाती है कि प्रवीण जो है एक पैराग्राफ ऑन इवन हर इवन आफ्टर ब्रेन स्टॉर्मिंग द टॉपिक, टॉपिक की ब्रेन स्टॉर्मिंग करने के बाद में, यानी मतलब वो पैराग्राफ लिख नहीं सकती है। हाउएवर फिर भी सी वाज एबल टू राइट इट अंडर अडल्ट और पेयर गाइडेंस, कोई बड़ा कोई गाइड करे तो लिख डालती है। सी दिस गाइडेंस इज कॉल्ड क्या, टीम टीचिंग, काउंसलिंग, इसका फोल्डिंग, इसको पढ़ेंगे इसका फोल्डिंग, इसका फोल्डिंग, इसका फोल्डिंग पढ़ते हैं। इसका फोल्डिंग ये बहुत अच्छा वर्ड है, इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है ढांचा या पाड़, ढांचा होता है इसका मतलब, ढांचा या पाड़ कह सकते हो, ढांचा या स्ट्रक्चर कह सकते हो, कि भाई जो ये ढांचा बनाया गया है, स्ट्रक्चर बनाया गया, उसको बोलते हैं। सोशलाइजेशन, सामाजिकरण, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, आपको क्या लग रहा है। तो इसका फंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर एग्जाम में, चाहे लैंग्वेज 1 मान के इंग्लिश को चलो, चाहे लैंग्वेज 2 मान के चलो, इसका फंडिंग जो वर्ड है ये बहुत ज़्यादा आता है। जब स्ट्रक्चर बना करके, कुछ तरीका बना करके किसी को सिखाया जाए तो उसको इसका फंडिंग कहते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन पर हम लोग पहुँच गए हैं, द पर्पज़ ऑफ टेक्सचुअल एक्सरसाइज इज़ नॉट टू। जो टेक्सचुअल एक्सरसाइज का जो पर्पज़ है वो क्या नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं, क्या नहीं है, नॉट करके पूछते हैं, तो आपको इसमें बहुत ही केयरफुल होकर के आंसर देना होता है। डेवलप क्रिएटिविटी अमंग लर्नर्स, लर्नर्स के अंदर क्रिएटिविटी को डेवलप करना, टेक्सचुअल एक्सरसाइज का पर्पज़ क्या नहीं है पूछा गया है। ठीक है, डेवलप क्रिएटिविटी अमंग लर्नर्स, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, मेमोराइज द आंसर्स टू द क्वेश्चंस, गिव एक्सपोजर टू लैंग्वेज लर्निंग। क्या आपको लग रहा है, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा द पर्पज़ ऑफ टेक्सचुअल एक्सरसाइज, यानी जो टेक्स्ट की यानी लिख करके जो एक्सरसाइज दी जाती है उसका मुख्य उद्देश्य क्या नहीं है इनमें से। तो मेमोराइज द आंसर टू द क्वेश्चंस, ये हो जाएगा।
क्योंकि टेक्सटाइल से क्रिएटिविटी तो होगा ही होगा। प्राउड और टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, ये भी ठीक है। और गिव एक्सपोजर टू द लैंग्वेज लर्निंग, ये भी तो इसमें आ जाएगा। तो ये पर्पस तो रहेगा। क्या पर्पस नहीं है? मेमोराइज द आंसर्स टू द क्वेश्चंस। तो ये मेमोराइज कहाँ हो रहा है? तो टेक्सचुअल एक्सरसाइज में मेमोराइज नहीं होता, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। सो दोस्तों, हम लोग आज ये पूरा क्वेश्चंस पेपर निकाल करके, ये जैसा कि देखा आपने दिसंबर 2019 का ये सेट ए है, ठीक है ना। उसको मैं लैंग्वेज 1 इंग्लिश है, उसको लैंग्वेज 1 से माना जाता है, थोड़ा सा लैंग्वेज 2 से थोड़ा सा डिफिकल्ट होती है, तो इसलिए मैंने लैंग्वेज 1 में उठाया। और ये टफ नहीं है। कुछ आपको पैराग्राफ अजीब से लग रहे होंगे जिसको नहीं पढ़ा होगा, कुछ लोगों के लिए जो प्रैक्टिस कर चुके हैं उनको आसान लग रहा होगा। तो ये आपको मैंने डिस्कशन कराया, आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, दोस्तों को बताएं, शेयर करें आप लोग और कमेंट करें, ठीक है ना। अगर आपको अच्छा लगता है, आपके कमेंट मिलते हैं, तो मैं और भी पेपर वैसे टारगेट किया कि कम से कम 5 पेपर्स का डिस्कशन हम करा दें। इंग्लिश का, सीटेट का जूनियर लेवल का भी और प्राइमरी लेवल का, हर तरह का पेपर सीटेट के लिए, सुपरलेटेड के लिए, ठीक है ना। ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। केवीएस के लिए हो गया, डीएसएसबी के हो गया, हर तरह की वैकेंसीज आया करती हैं, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ साथ में जो भी इंग्लिश लर्नर्स हैं वो भी सुनेंगे तो उनके लिए आगे के लिए बहुत फ़ायदा करेगा। सो दोस्तों, ये था डिस्कशन मेरा आज का। कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और जो लोग अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं हो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना। और दोस्तों से भी करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विश यू गुड लक। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पेपर में। थैंक यू।